तो तैयार हैं आज के लिए बेटा। देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल हम करेक्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम उन पॉइंट को याद करने की भी कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ड्यूडेनम का जो शेप पहले दिया गया था, यू शेप दिया गया था, अब वो सी शेप कर दिया गया। तो बेटा ये केवल करेक्शन आपको नहीं करना, बल्कि आपको ये बात सीखनी भी है। 500 से ज्यादा चेंजेस एनसीईआरटी ने किए, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, या कई बच्चों के साथ हो सकता है 3-4 साल पहले की एनसीईआरटी है। तो जल्दी से बताइए आपकी एनसीईआरटी कितनी पुरानी, 1 साल पहले आपने ली थी, 2 साल पहले आपने ली, 3 साल पहले आपने ली है, कितने साल पुरानी आपकी एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी लेके आप बैठिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, मेरे पास दोनों एनसीईआरटी रखी हुई है, नई भी है और पुरानी भी है। बेटा उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फिगर चेंज हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट चेंज हुए, कई सारे डेटा अपडेट किए गए हैं। मतलब कई चीजें ऐड भी की गई हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टॉपिक ऐड किया गया है। एमटीपी की बात करें तो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट का टॉपिक ऐड किया गया, जो कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में हुआ था। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ना केवल हमें करेक्शन करना है, बल्कि हमें उन चीजों को साथ ही साथ याद भी करते रहना है। तो आज सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। और अगर कोई टॉपिक रह जाता है, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है, क्योंकि मैंने कोशिश की है, कल भी रात भर मैंने ये पूरा तैयार किया कि कहाँ कहाँ पे कोई गलती छूट ना जाए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह जाता तो कमेंट करके बताइएगा, उसको भी मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा देखिए, अगर आप हमारे मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो फिर उसमें तो करेक्शन है, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी करेक्शन में। चलिए, पेज नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर बेटा यहाँ पर 4 है। पेज नंबर 4 क्लास 11 के पहले हम बेटा यहाँ पर जो करेक्शन हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 के करेक्शन हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 4 पे एक पॉइंट पहले एनसीईआरटी में दिया गया था कि इट मेंशन दैट, पहले मेंशन था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन, ये मेंशन था पहले। लेकिन अब मल्टीप्लाई वर्ड जो है उसको हटा के कहा गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। पहले मल्टीप्लाई टर्म दिया गया था, अब ग्रो दिया गया है। ठीक है, तो ये करेक्शन यहाँ पर आप याद रखेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आपका नॉर्मली ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप इस पॉइंट पे जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पेज नंबर 17 पे पहले स्टेटमेंट लिखा था कि फंगल सेल वॉल, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और लिखा था विदाउट सेलुलोज। ठीक है, अब नई एनसीईआरटी में लिखा है कि फंगल सेल वॉल में फंगस में सेल वॉल पाई जाती है और ये विदाउट सेलुलोज होती है, और ये ऐड किया गया विद काइटिन। हम जानते हैं कि फंजाई में सेलुलोज की सेल वॉल नहीं, बल्कि काइटिन की सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पेज नंबर 17 पे बेटा देखिए, ये आपका जो यहाँ पर आपको पेज जो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ये पुराना पेज है बेटा। जो पुरानी एनसीईआरटी का पेज है, पेज नंबर 17, वहां पर बेटा आपको देखिए ये एक पैरा ये आपका है, दूसरा पैरा ये है। ठीक है, अब नई एनसीईआरटी में देखिए तो यहाँ पर एक ये पैरा है, दूसरा ये पैरा है, तीसरा ये पैरा। तो बेटा दूसरा जो पैरा यहाँ पर ऐड किया गया है, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम। मतलब पहले आपके सिलेबस में 2 किंगडम था, 5 किंगडम था, अब 3 डोमेन सिस्टम, जिसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। दैट इज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इससे भी ऐड कर दिया गया है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था कार्ल ऊज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। कार्ल ऊज के द्वारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। और 3 डोमेन जो यहाँ पर आपको बताए गए थे, 3 डोमेन में एक था यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, दूसरा था यू बैक्टीरिया, और तीसरे की अगर हम बात, एक था आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा यूकैरिया। पहला जो डोमेन था दैट इज आर्किया, जिसमें रखा गया आर्की बैक्टीरिया को। दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया, जिसमें रखा गया यू बैक्टीरिया को। और तीसरा डोमेन बनाया गया यूकैरिया, जिसमें यूकैरियोट को रखा गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को। तो ये टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया नई एनसीईआरटी में। ये पुरानी एनसीईआरटी का पेज है। पेज नंबर 17 पर ये पॉइंट आपको दिया गया था, क्या लिखा था इसमें कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड
द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर प्रोकैरियोटिक। बस यहाँ पर ये चेंज किया गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया लिख दिया गया। बस ये चेंज किया गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। वैसे ये बात हम अच्छी तरीके से जानते भी हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेज नंबर 21 पे, एनसीईआरटी क्लास 11 के बेटा हम करेक्शन देख रहे हैं। पेज नंबर 21 पे आपको जो ओल्ड फिगर दिया गया था उसमें यूग्लिना और पैरामीशियम के फिगर दिए गए थे, यूग्लिना और पैरामीशियम के फिगर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम नई एनसीईआरटी की बात करें बेटा तो देखिए दो फिगर और ऐड किए गए। ये फिगर किसका है, डायनोफ्लैजिलेट का फिगर है, और ये वाला फिगर किसका है, स्लाइम मोल्ड का फिगर है। चलिए तो ये फिगर बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में फिगर आता है तो आप पहचान लीजिएगा ये डायनोफ्लैजिलेट है और ये स्लाइम मोल्ड का फिगर है जल्दी से। चलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि डायनोफ्लैजिलेट और स्लाइम मोल्ड का डायग्राम ऐड किया गया है। अब आते हैं पेज नंबर 22 पे, क्या चेंज किया एनसीईआरटी ने। पेज नंबर 22 पे एनसीईआरटी ने फंजाई टॉपिक में लिखा था कि व्हेन योर ब्रेड डेवलप ए मोल्ड और योर ऑरेंज रॉट, ऑरेंज मतलब संतरे जब सड़ते हैं, रॉट होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फंजाई। ये पहले की लाइन थी, लेकिन अब करेक्ट करके एनसीईआरटी ने लिखा यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। ये नई लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन की है कि आप फंजाई को देख सकते हैं मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर और जो सड़े हुए फल हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन यहाँ पर है। ये पीडीएफ बेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप बस अभी देखते रहिए और याद करने की कोशिश करिए चीजों को। जैसे यहाँ पर एक बड़ा चेंज हुआ पेज नंबर 24 पर, ये पुरानी एनसीईआरटी का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाला है। यहाँ पर क्या लिखा गया था कि मेनी मेंबर्स लाइक मॉरेल एंड बफेल। बेटा ये एस्कोमाइसीट की बात हो रही है। एस्कोमाइसीट में पहले लिखा था मॉरेल और बफेल आर एडिबल, लेकिन अब नई एनसीईआरटी में देखिए बफेल की जगह पर क्या टर्म है, ट्रफल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर है। पहले यहाँ पर बफेल लिखा हुआ था, अब इसको ट्रफल कर दिया गया। और सबसे खास बात ये कि बफेल नाम से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे एमयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एमयू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 25 पे जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम पहले था वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, लेकिन अब टॉपिक का नाम क्या है, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन एंड लाइकेन। यानी यहाँ पर प्रियॉन को ऐड कर दिया गया। पहले एनसीईआरटी में प्रियॉन का डिस्क्रिप्शन नहीं था, लेकिन एक साल पहले, 1.5 साल पहले जो करेक्शन किए गए उसमें प्रियॉन के टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बेटा प्रियॉन का टॉपिक ऐड हुआ है। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में भी चेंज किया गया है। पहले क्या लिखा था, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड एंड लाइकेन, वायरसेस एंड वायरॉइड एंड लाइकेन। और अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो अब देखिए क्या लिखा है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड एंड प्रियॉन। तो वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन ये क्या है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ये ध्यान दीजिएगा कि जो लाइकेन है ये एसेलुलर नहीं होते हैं, क्योंकि लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बने होते हैं। क्लियर बेटा। चलिए फिर देखिए यहाँ पर एक चीज और चेंज की गई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ था कि वायरसेस, वायरस को विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों जगह नहीं दी। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस, क्यों, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये सही मायने में लिविंग नहीं है। अब नई एनसीईआरटी में यहाँ क्या लिखा, नॉट ट्रूली लिविंग। अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो ये वर्ड यहाँ पर पढ़ाया गया कंसिडर्ड वर्ड, मतलब एक वर्ड का भी अगर चेंज हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और ऐसे 500 करेक्शन एनसीईआरटी ने किए हैं, 500 चेंजेस किए हैं बेटा, तो ये चेंजेस हमें पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये देखिए, ये कंटेंट ऐड किया, यहाँ कोई करेक्शन नहीं है, यहाँ पर कंटेंट को ऐड किया गया है और नीट में आपसे सवाल भी पूछ लिया गया। कंटेंट यहाँ पर बेटा किसका ऐड किया गया, प्रियॉन के कंटेंट को यहाँ पर ऐड किया गया है। प्रियॉन का कंटेंट ऐड किया गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन मॉडर्न मेडिसिन
सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, यानी प्रियॉन से होने वाली डिजीज न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, दैट इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ध्यान दीजिए, प्रियॉन का साइज वायरस के साइज के बराबर है। These agents were called prion. The most notable diseases caused by prion are, ये देखिए याद करिएगा, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC कहते हैं, और इसे कॉमनली मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इसके अलावा, और ये काउ में होती है, कैटल में बीमारी होती है, और इसी तरह ह्यूमन में एक बीमारी होती है, दैट इज क्रेशफेल्ड जैकब डिजीज, CJD कहा जाता है। इसके अलावा प्रियॉन से ह्यूमन में एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं कुरु, कुरु कहते हैं लॉफिंग डेथ, कुरु या इसे लॉफिंग डेथ कहा जाता है। और ये जो लॉफिंग डेथ है, मतलब हंसते हंसते लग जाए रास्ते, मतलब पर्सन की हंसते हंसते यहाँ पर डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, ये ओल्ड एनसीईआरटी का बेटा टॉपिक है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाई गया। इसमें क्या लिखा था देखिए, इसमें लिखा था कि वी डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंड एनजीओ। मतलब इसमें कहा गया था कि इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करते हैं प्लांटी को एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एनजीओ के अंडर में, जो कि उल्टा लिखा हुआ था। अब सही स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो देखिए यहाँ पर। अब क्या लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंड एनजीओ अंडर द प्लांटी। तो पहले उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, अब इस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी ने यहाँ पर सही कर दिया है। तो ये नई एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, और पिछले पेज पे पुरानी एनसीईआरटी का था। अगले पेज पे हम चलते हैं बेटा, पेज नंबर 30 पे देखिए क्या चेंज किया गया। इसमें काफी चेंज किया गया है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का था, इसमें काफी चेंज किए गए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंज यहाँ पर है। देखिए क्या लिखा है, These gamete can be flagellated and similar in size as in Chlamydomonas, or non-flagellate, non-motile but similar in size as in Spirogyra। अब देखिए क्या चेंज हुआ, नई एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि these gamete can be flagellated and similar in size as in Eulothrix and non-flagellated but similar in size as in Spirogyra। मतलब पुरानी एनसीईआरटी में जिस जगह पर क्लेमाइडोमोनास था, इसे हटाया गया है, और क्लेमाइडोमोनास को हटा के वहां पर यूलोथ्रिक्स रखा गया है। दूसरा चेंज क्या हुआ देखिए जरा यहाँ पर। दूसरा चेंज ये लिखा है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। अब नई एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इसको जरा देखते हैं। नई एनसीईआरटी ने लिखा है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर इन साइज एंड इन स्पीसीज ऑफ ओडोराइना is termed as an isogamous। और बेटा ये जो ओडोराइना, इसकी एनसीईआरटी ने स्पेलिंग भी बदल दी है, नई स्पेलिंग दी है यूडोराइना। ठीक है, ये सही स्पेलिंग यहाँ पर है। तो अब इस नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बेटा दोनों जगह जो क्लेमाइडोमोनास था उसको हटा दिया गया। यहां से क्लेमाइडोमोनास को आइसोगैमी में से हटाया गया है। आइसोगैमस में जो क्लेमाइडोमोनास था, इसकी जगह यूलोथ्रिक्स आया है, और एन आइसोगैमस में जो क्लेमाइडोमोनास था, इसकी जगह पर कौन आ गया है, यूडोराइन आ गया। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पुराना वाला ही याद रखा है। ठीक है, याद कर रखा है। वायरस्टन पाश्चर ने पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था कि वायरस्टन पाश्चर ने दिया है, नई एनसीईआरटी में लिखा है इवानोवस्की के द्वारा। तो ये भी करेक्शन आप कर लीजिएगा वायरस में। ठीक है, ये लेटेस्ट अभी एक चेंज और आया है। डायग्राम ऑफ यूलोथ्रिक्स ऐड किया गया। यहां पर देखिए ये पुराना फिगर, ओल्ड फिगर आपको दिखाया गया है पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे। चलिए अब फिगर में देखिए क्या चेंज हुआ बेटा। ये फिगर जो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास का था, इसे हटा दिया गया। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का फिगर हटा के देखिए यहाँ पर यूलोथ्रिक्स का फिगर ऐड किया गया, और कारा का फिगर भी यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसके बारे में आपको दिया गया। तो जो कारा और क्लेमाइडोमोनास है, इन फिगर को हटा के इनकी जगह पर यूलोथ्रिक्स का फिगर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो पेज नंबर 31 पे ये चेंज हो जाएगा। अगले पेज पे हम देखते हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी। बेटा ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा था देखिए जरा यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लोरेला
and spirulina are unicellular algae rich in protein and are used as food supplement even by space traveler। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को लिखा गया था यूनिसेलुलर एल्गी, लेकिन बेटा स्पाइरुलिना की बात करें तो ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो एल्गी है ही नहीं, ये तो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो अब नई एनसीईआरटी में क्या चेंज किया गया, देखिए नई एनसीईआरटी में इतना लिखा है कि क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर एल्गा, स्पाइरुलिना हटा दिया गया। रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। तो अब केवल क्लोरेला के लिए आप आंसर करोगे। अब स्पाइरुलिना जो आपको दिया गया था बेटा पहले, उसे हटा दिया गया है और केवल अब क्लोरेला को प्लेस किया गया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो बड़ा इंपैक्ट कॉज करेंगे। अगर आप गलत याद करके जाएंगे तो इसकी वजह से एग्जाम में बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। इसे पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 40 पे लिखा था कि द डाइकॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग टू कॉटलेडन इन देयर सीड व्हाइल द मोनोकॉट हैज ओनली वन। The male sex organ in a flower is the stamen. Each stamen consists of a cylinder filament with an anther at the tip. The anther following meiosis produce pollen grain। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। अब नई एनसीईआरटी में बेटा देखिए क्या लिखा है, द डाइकॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग टू कॉटलेडन। अब इसके अलावा क्या ऐड किया गया है, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स एंड tetramerous or pentamerous flower that is having 4 or 5 members in each whorl। एक whorl में 4 या 5 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर होंगे फ्लावर में तो टेट्रामेरस कहेंगे, 5 होंगे तो पेंटामेरस कहा जाएगा। अब मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटलेडन सीड पाए जाते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है लीफ में, और फ्लावर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वर्ल। 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे तो उसे टेट्रामेरस कहा जाएगा। मॉर्फोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फैमिलीज, तब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये करेक्शन बेटा आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन टेट्रामेरस पेंटामेरस डाइकॉट में, और मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर और पैरेलल वेनेशन होगा। चलिए अगला करेक्शन यहां पर देखते हैं। पेज नंबर 40 में काफी चेंजेस उसने किए हैं उस टॉपिक के अंदर। अब पेज नंबर 42 पे आते हैं तो यहां पर बेटा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी उसमें उसने क्या लिखा था एनसीईआरटी ने पहले कि ऑल सीड बियरिंग प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न। कौन सा पैटर्न, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पैटर्न कहा गया था, सीड बियरिंग प्लांट फॉलो करते हैं। ये पुराना स्टेटमेंट था एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी ने इसको ऐसे चेंज किया कि एन एल्गा फ्यूकस स्पीसीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। कौन सा पैटर्न, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन एडिशन, इसके अलावा, किसके अलावा, फ्यूकस के अलावा, ऑल सीड बियरिंग प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न। ये तो लिखा ही था एनसीईआरटी ने पहले। अब और क्या जोड़ा गया, विद सम वेरिएशन, कुछ वेरिएशन के साथ, वेरिंग जहां पर द गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल। जैसे एनजीओ की बात करें तो एनजीओ में फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल का होता है, जल्दी से बताइए बेटा। 7 सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट में, और मेल गैमेटोफाइट में फाइनली 3 सेल्ड स्टेज आती है। 3 सेल्ड स्टेज मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन में, जिसमें 2 मेल गैमीट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है। वही लिखा फ्यू टू मल्टी सेल, फ्यू टू मल्टी सेल्ड गैमेटोफाइट होता है जिम्नो और एनजीओ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बेटा एक टेबल आपको दी गई थी ओल्ड एनसीईआरटी में, ठीक है। अब न्यू एनसीईआरटी में इस फिगर में क्या चेंज किए गए, देखिए यहां पर लिखा है मोस्टली एसिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्री रेडियल और बाइलेटरल। जबकि पुरानी एनसीईआरटी को अगर आप देखें तो वहां पर ये एसिमेट्रिकल यहां पर नहीं लिखा हुआ था, इसे ऐड किया गया नई एनसीईआरटी में। फिर सिलोम की बात करें तो यहाँ पर एसिलोमेट ऐड किया है, यहाँ पर एसिलोमेट है। पुरानी एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ और यहाँ पर एसिलोमेट नहीं लिखा हुआ था, तो ये एक चेंज यहाँ पर किया गया जिसको आप जरूर अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैसे आप जानते होंगे कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री स्टेज पर निर्भर करती है। यानी उसमें जो लार्वा होता है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट ये है पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 में सिलेंट्रेटा फाइलम में लिखा था
कि जो निमेटोब्लास्ट होती हैं, सेल होती हैं, निमेटोब्लास्ट में लिखा था विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट, ये लिखा हुआ था निमेटोसाइट। अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है, निमेटोसिस्ट लिखा हुआ है। तो निमेटोसाइट की जगह पर निमेटोसिस्ट कर दिया गया, पहले साइट लिखा हुआ था अब सिस्ट कर दिया गया। तो ये एक चेंज यहाँ पर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको निमेटोसाइट दिया गया था, ये निमेटोसिस्ट कर दिया गया है। अगला फिगर देखिए यहाँ पर, ये जो फिगर है बेटा, इस फिगर में लिखा था फिगर 4.10 एस्केलमेंथ राउंड वर्म, ये लिखा हुआ था। अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लिखा है फिगर 4.10 एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथ राउंड वर्म। ये एस्केलमेंथ राउंड वर्म यानी एस्केरिस के एग्जाम्पल है। ये मेल एस्केरिस है जहां पर पोस्टीरियर एंड कर्व है, और ये फीमेल एस्केरिस है जहां पर पोस्टीरियर एंड आपको स्ट्रेट दिखाया गया है। तो ये पॉइंट यहां पर एक चेंज किया एनसीईआरटी ने। अगले पेज पे चलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए यहां पर देखिए क्या चेंज किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने ये लिखा है, पहले यहां पर लिखा था स्टेटोसिस्ट के बारे में, एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट को एनसीईआरटी ने बैलेंस ऑर्गन लिखा था, ये ओल्ड एनसीईआरटी का। नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है, नई एनसीईआरटी में लिखा है यहां पर स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन यहां पर आपको दिया गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इस फिगर में चेंज किया गया, पुराना फिगर जो था बेलेनोग्लॉसस का, उसमें नेमिंग नहीं की गई थी, लेकिन जो नया फिगर बेटा इसमें नेमिंग की गई। अब आपसे नेमिंग पूछी जा सकती है। बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में। 3 हिस्सों में बेलेनोग्लॉसस की बॉडी यहाँ पर डिवाइडेड है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में बेटा फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा था, इस हेमिकॉर्डेटा में ज्यादा पॉइंट आपको नहीं दिए गए थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में बेटा एक पॉइंट बढ़ाया गया, ये वाला पॉइंट, कि हेमिकॉर्डेट हैव ए रूडिमेंटरी अल्प विकसित स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। तो यहां पर बेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड नाम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था स्टोमोकॉर्ड के बारे में। नई एनसीईआरटी में स्टोमोकॉर्ड के बारे में बताया गया है, और नई एनसीईआरटी में देखिए फिगर में भी चेंज किया गया है, जबकि पुरानी एनसीईआरटी जो थी उसमें इस फिगर में कोई भी लेबलिंग नहीं की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बेटा ये जितने भी पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सब एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। बेटा हम पेज नंबर के हिसाब से सीक्वेंस ही चले। यहां पर देखिए आपको लिख के दिया भी गया हेमिकॉर्डेटा वाला जो पॉइंट है। चलिए अब आते हैं, ये ओल्ड फिगर आपको बेटा दिए गए, तो ओल्ड फिगर में नाम नहीं लिखे हुए थे, लेकिन जो नया फिगर यहां पर आपको दिया गया है उस नए फिगर में नेम भी इंडिकेट किए गए, जिंजर, जमीन कन, पोटैटो। यहां पर बेटा लिखा है एक्सिलरी स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, जबकि पुराना फिगर अगर आप देखोगे तो पुराने फिगर में लिखा था स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, है ना। अब इसे करेक्ट किया गया है, यहां पर लिखा एक्सिलरी स्टेम या एक्सिलरी बट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। फिर यहाँ पर बोगेनविलिया आपको दिया गया है कि बोगेनविलिया के आपको थॉर्न, वैसे लिखा यहाँ पर स्पाइन है लेकिन थॉर्न होता है, और ये ऑक्जेलिस आपको दिखाया गया, जबकि पुराने फिगर में आपको ये इंडिकेशन नहीं दिए गए थे। चलिए अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, टाइप ऑफ लीफ। ठीक है, टाइप ऑफ लीफ जो बेटा यहाँ पर फिगर 5.8 दिया गया था, कोई यहाँ पर नेमिंग नहीं दी गई थी, लेकिन अब नई एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये नीम की लीफ है, पिन्नेट और सिल्क कॉटन की ये पॉमेट लीफ आपको दिखाई गई है। तो टाइप ऑफ लीव्स में चेंज किया गया है। इसके अलावा देखिए फिलोटैक्सी की बात करें तो फिलोटैक्सी में अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ड फिलोटैक्सी में नाम नहीं दिए गए थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में देखिए नाम भी लिखा है। चाइना रोज की लीफ है, यहाँ पर गुआवा की लीफ है, और फिगर में भी चेंज है। ये देखिए इस फिगर को अगर आप देखेंगे और अब गुआवा की लीफ को आप देखेंगे तो क्लियरली आप पहचान सकते हैं। और ये एल्स्टोनिया का फिगर आपको दिया गया, पुराने फिगर में नेमिंग नहीं की गई थी, तो ये चेंज यहां पर किए गए। इस फिगर में देखिए यहां पर भी ए, बी और सी में कोई नेमिंग नहीं की गई थी, लेकिन नए एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पर पी, आपको पी में लीफ टेंडिल दिखाए गए हैं। इसके अलावा ये कैक्टस में आपको स्पाइन दिखाए गए हैं, और अनियन में आपको फ्लैसी लीव्स दिखाई गई हैं। पुरानी एनसीईआरटी में ये डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया गया था। चलिए अब देखिए
पेज नंबर 73 पे एनसीईआरटी लिखा था कि लाइक कैलिक्स करोला में बी आल्सो फ्री, फ्री है तो गैमोपेटलस और यूनाइटेड तो पॉलीपेटलस, जो कि गलत था बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। फ्री होता है तो उससे पॉलीपेटलस कहते हैं और यूनाइटेड होता है तो गैमोपेटलस। अब सही किया गया है कि करोला में आल्सो भी गैमोपेटलस यानी पेटल यूनाइटेड और पॉलीपेटलस पेटल फ्री, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो एनसीईआरटी ने किए हैं। चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 79 में फैबेसी फैमिली में, ध्यान से सुनिएगा। फैबेसी फैमिली में बेटा ये कहा गया था थ्योरी में कि कैलिक्स में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको फैबेसी फैमिली में कैलिक्स में बताया गया था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, लेकिन अब एनसीईआरटी ने कहा है कि फैबेसी में कैलिक्स में वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपकी बुक में हो सकता है कि अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी हो, आप पढ़ते हो उससे, तो उसमें केवल आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिया गया हो, लेकिन अब एनसीईआरटी या इम्ब्रिकेट यहां पर आंसर किया है। सोलनेसी में गायनोशियम में चेंज किया गया, सोलनेसी फैमिली में गायनोशियम में चेंज किया गया बेटा। यहां पर देखेंगे ये पेज नंबर 80 पे चेंज किया गया सोलनेसी फैमिली के गायनोशियम में। पहले लिखा था बाई कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर बाइलॉकुलर प्लेसेंटा स्वेलन प्लेसेंटा विद मेनी ओविल। अब क्या चेंज किया है, बाई कार्पिलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेसेंटा स्वेलन विद मेनी ओव्यूल और एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो एक्साइल ऐड किया गया है और ऑब्लिगेटली प्लेस्ड गायनोशियम यहां पर आपको बताई गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही तो चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, ये लिलियेसी फैमिली में भी चेंज किया गया बेटा। लिलियेसी फैमिली में देखिए बी जो फिगर था यहाँ पर, इसको लिखा था कि ये बी इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नई एनसीईआरटी में बेटा जो बी इन्फ्लोरेसेंस है वो अब ये फिगर आपको दिया गया है। तो यानी नई एनसीईआरटी में ये फिगर आपको इन्फ्लोरेसेंस के लिए दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में दूसरा फिगर आपको इन्फ्लोरेसेंस के लिए बताया गया था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लिलियेसी फैमिली में बेटा जो फ्लोरल फॉर्मूला था उसमें भी चेंज किया गया। जो फ्लोरल फॉर्मूला है बेटा, इस फ्लोरल फॉर्मूले को देखिए जरा ध्यान से, इस फ्लोरल फॉर्मूले को देखिए, और जो नई एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, इस नई एनसीईआरटी में फ्लोरल फॉर्मूला को आप चेक करिए। ठीक है, एक तो ब्रैकेट का अंतर यहां पर है और दूसरा जो एपिटेपलस कंडीशन है वो यहां पर इंडिकेट की गई है। जबकि पुरानी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पेरियंथ में नंबर पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा था और एपिटेपलस कंडीशन यहां पर इंडिकेट नहीं की गई थी। आप एपिटेपलस भी कह सकते हैं और एपिफिलस टर्म भी यूज कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज में भी आप देखें तो लैंग्वेज में एंड्रूशियम में देखिए लिखा है एपिटेपलस कंडीशन, एपिटेपलस कह सकते हैं या इसी को एपिफिलस कहा जा सकता है। तो स्टेमन लिखा है 6 3+3, जबकि पुरानी एनसीईआरटी को देखें तो लिखा था एंड्रोशियम स्टेमन 6 3+3 और यहां पर एपिटेपलस वर्ड का यूज नहीं किया गया था, जबकि यहां पर एपिटेपलस वर्ड को ऐड कर दिया गया है। तो बेटा लिलियेसी में फैमिली में फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस में चेंज किया गया है और फ्लोरल फॉर्मूले में भी चेंज किया गया है। पेज नंबर 90 पे अगर हम बात करते हैं, 90 पेज एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी में बेटा क्या लिखा हुआ था, कंजॉइंट में चेंज किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी लिखा है इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। सेम रेडियस से पहले लिखा था एनसीईआरटी ने, अब नया एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर jointly situated at the same radius of vascular bundle, jointly situated। तो यहां पर बेटा jointly टर्म का एनसीईआरटी ने यूज किया है, jointly situated यानी एक ही रेडियस के ऊपर जाइलम और फ्लोएम दोनों सिचुएटेड होते हैं एक साथ, jointly situated। ये एक पॉइंट चेंज है यहां पर। चलिए अब बात करते हैं बेटा रूट की। रूट की जो एनाटॉमी है उसमें चेंज क्या किया गया है कि रूट में जहां जहां पर लिखा था कि आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, रूट की एनाटॉमी में पहले लिखा था कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने यहां पर चेंज किया है
एपिब्लेमा, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। तो रूट में जहां जहां एपिडर्मिस लिखा था अब वहां पर एपिब्लेमा कर दिया गया। देखिए आगे क्या लिखा था, मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, यानी जो एपिडर्मल सेलों से रूट हेयर निकलते हैं, ये पहले लिखा था, अब क्या लिखा है, मेनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, यानी एपिब्लेमा की सेल रूट हेयर का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर। चलिए फिर देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया था बेटा, स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया गया है। देखिए अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में सबसे पहले यहां पर ये देखिएगा कि जो आपको टिफ्लोसोल बताया गया था, ठीक है। टिफ्लोसोल के बारे में क्या लिखा था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन बिटवीन 26 to 35 सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल कॉल्ड टिफ्लोसोल। कहां बताया गया था, 26 से 35 से बताया गया था। अब नई एनसीईआरटी जरा देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट except the last 23rd to 25 segment is the presence of internal median fold of dorsal wall called टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल के बारे में कहा है कि 26वें सेगमेंट के बाद से शुरू होता है और आखिर के 23 से 25 सेगमेंट को छोड़ दीजिए। मान लीजिए किसी अर्थवर्म में टोटल 120 सेगमेंट है, अब अगर 120 सेगमेंट है तो टिफ्लोसोल कहां से स्टार्ट होगा, 26वें सेगमेंट के बाद से स्टार्ट होगा और आखिरी के 23 से 25 सेगमेंट छोड़ दीजिए। यानी मान लीजिए हम 25 सेगमेंट अगर छोड़ दें पीछे से तो 26 से लेके कहां तक आ जाएगा, 95 तक। तो आप ये भी कह सकते हो कि टिफ्लोसोल 26वें सेगमेंट से लेके 95 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। 26वें से लेके 95 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है अगर आप लास्ट के 25 सेगमेंट यहां पर छोड़ देते हैं। क्लियर बच्चों, क्या ये बात क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं। 26 से 95 पुरानी एनसीईआरटी में 26 से 35 दिया गया था, लेकिन नई एनसीईआरटी के हिसाब से 26 से 95 सेगमेंट तक पाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में आप देखिएगा क्या चेंज किया गया बेटा, यहां पर जो आपको स्पर्मीड्यूकल फनल दिखाई गई थी, आप इंडिकेशन देखिए स्पर्मीड्यूकल फनल का, ये पुराना फिगर है और नया फिगर आपको जो दिखाया गया वहां पर स्पर्मीड्यूकल फनल का जो इंडिकेशन है वो चेंज कर दिया गया है। तो स्पर्मीड्यूकल फनल यहाँ पर जो है उनको सही करके आपको दिखाया गया है, पहले फिगर में आपको गलत दिखाया गया था। इसके अलावा जो बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसमें भी देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से लेके 20 सेगमेंट तक होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से लेके 20 सेगमेंट तक होती है, लेकिन इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको 17, 18 और 19 सेगमेंट में ही लग रहा है। तो नई एनसीईआरटी में देखिए फिगर चेंज हो, 17 से लेके 20 सेगमेंट तक आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख सकते हैं 17 to 20। तो फिगर में काफी ज्यादा करेक्शन किए गए। ये देखिए यहाँ पर फिगर में क्या चेंज किया गया है, ये पुराना फिगर है बेटा एनसीईआरटी का, जहां पर आपको सबन्यूरल वेसल जो दिखाई गई थी, इस सबन्यूरल वेसल में आपको ये इंडिकेट किया गया था कि ये सबन्यूरल वेसल है, ठीक है। और सबन्यूरल वेसल एक्चुअली वेंट्रल वेसल है, जबकि इसके नीचे वाली सबन्यूरल वेसल होती। तो नई एनसीईआरटी में ये देखिए सही कर दिया गया है, जो नीचे वाली वेसल है इसको सबन्यूरल वेसल दिखाया गया है, और ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही इसे वेंट्रल वेसल कहा गया है। तो ये चेंज यहां पर ये चेंज किया गया है बेटा। अर्थवर्म और फ्रॉग सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के मैं करेक्शन करा रहा हूं इसलिए सारे करेक्शन मैं आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो चेंज था वो कर दिया गया है। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का जो चेंज है, स्पर्मीड्यूकल फनल में जो चेंज किया गया है ये इंडिकेट किया गया। अब देखिए यहां पर बेटा पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो हो सकता है जो कॉकरोच का टॉपिक दिया हुआ होगा उसमें देयर साइज रेंजेस फ्रॉम, ये ऐसे लिखा होगा, यहां पर इंचेस की जगह पर एक बॉक्स बन गया है, जबकि नई एनसीईआरटी में इसे सही कर दिया गया। द साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस कर दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 114 पे बेटा मेंशन किया गया था कॉकरोच के टॉपिक में, ठीक है। पेज नंबर 114 पे कहा गया था कि जो ओवरीज होती है कॉकरोच में ये 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं,
लेकिन बेटा समरी में पेज नंबर 121 पे कहा गया था कि ओवरीज काकरोच में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। अब इसे सही कर दिया गया। अब दोनों ही जगह पर लिखा है कि काकरोच में ओवरी सेकंड से सिक्स सेगमेंट तक प्रेजेंट होती हैं। यानी पहले मेन बुक में अलग लिखा था, समरी में अलग लिखा था, अब दोनों जगह ये सही कर दिया गया है। अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे काकरोच में टेस्टिस के बारे में भी गलती थी। पेज नंबर 114 पे लिखा था कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन समरी में 121 पेज पे मेंशन था कि फोर्थ और फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस पाए जाते हैं। अब इसे दोनों जगह पर सही कर दिया गया और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिस है ये फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहां पर एक करेक्शन है, पेज नंबर 115 पे था। फीमेल काकरोच के टॉपिक में यह कहा गया था मेन चैप्टर में कि फीमेल 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, लेकिन समरी में कहा गया था कि जो फीमेल काकरोच है वो 10 से 40 उथिका प्रोड्यूस करती है। अब इस पॉइंट को करेक्ट करके दोनों जगह पर ये लिखा गया है कि फीमेल काकरोच 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है। बेटा फ्रॉग के टॉपिक की बात करें तो फ्रॉग में लिखा था पहले कि दिस इज कॉल्ड समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन। अब बस यहां पर यह कर दिया गया कि दिस इज कॉल्ड समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली। और अगर इनको याद करने में गलती होती तो आप HW याद कर लीजिएगा। HW होमवर्क जो आपको मिलता था वही कोड हो जाएगा, H फॉर द हाइबरनेशन, W फॉर द विंटर स्लीप। तो हाइबरनेशन, विंटर स्लीप यहां पर याद कर लेंगे। बेटा ये फिगर जो एनसीईआरटी ने सेल साइकिल का दिया था, इस फिगर को अब चेंज कर दिया है। यूनिट 3 की शुरुआत में फिगर आपको दिया गया था और अब इस फिगर को यहाँ पर ऐड किया गया है और मेन चैप्टर में देखेंगे वहां पर भी इसमें चेंज किया गया है। चलिए अब पेज नंबर 126 पे देखते हैं। बेटा 126 पे यहाँ पर क्या चेंज किया गया। बेटा जहां जहां पर जैसे लिखा था कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन सेल डिवीजन, ये पुरानी एनसीईआरटी का है। नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो बेटा एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। जहां पर पहले सेंट्रियोल एनसीईआरटी ने लिखा था वहां पर अब क्या कर दिया है, सेंट्रोसोम कर दिया। इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए बेटा, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहले क्या लिखा था कि ऑल प्रोकैरियोट हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये और पेज नंबर 127 128 पे लिखा था। लेकिन पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि माइकोप्लाज्मा द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। ये एनसीईआरटी ने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा में बताया है और सेल में कहा था कि प्रोकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है। अब इसको सही कर दिया गया है। अब एनसीईआरटी ने पेज नंबर 127 128 पे लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोट हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो अब ये एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा को ऐड करने की वजह से पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को देखते हैं यहां पर। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 128 पे बेटा लिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए बेटा ऐसा लिखा गया था। लेकिन नई एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो अब चाहे प्रोकैरियोट पूछा जाए या फिर यूकैरियोट पूछा जाए, दोनों में आप सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ही आंसर करेंगे। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर है। अब आप सेमी परमेबल आंसर नहीं करेंगे, अब केवल आप सेलेक्टिवली परमेबल ही आंसर करोगे। क्लियर। चलिए पुरानी एनसीईआरटी बेटा इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। यहां पर लिखा था सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। नई एनसीईआरटी क्या लिखता है, नई एनसीईआरटी लिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। देखिए कितना चेंज हो गया। पहले लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है और अब ये लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, और लिखा है कि मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, जबकि यहां पर डायरेक्टली लिख दिया गया था कि लिपिड आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। क्लियर। अब देखिए और क्या चेंजेस यहां पर हुए हैं। अब बेटा जहां जहां पर लिपिड लिखा था वहां वहां पर, जैसे यहां क्या लिखा है, देखिए पुरानी एनसीईआरटी पहले मैं दिखाता हूं आपको। पुरानी एनसीईआरटी में बेटा लिखा था कि द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन
मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड, ये पुरानी एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है यहां पर जहां जहां पे मेनली लिपिड हुआ करता था वहां पर फास्फोलिपिड कर दिया गया है। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जबकि यहां पर लिखा था कोलेस्ट्रॉल का जो पॉइंट यहां पर दिया गया था, कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट था यहां पर, देखो कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट जो यहाँ पर लैंग्वेज में नहीं था, ये भी पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया, कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट ऐड किया गया है। तो ये चीज बेटा आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को आप देखेंगे तो बेटा इस फिगर में क्या लिखा था, पुराना फिगर है बेटा, ये ओल्ड फिगर एनसीईआरटी का, इसमें लिखा था लिपिड बाइलेयर। जबकि नए फिगर की बात करें तो यहाँ पर लिखा है फास्फोलिपिड बाइलेयर, यहाँ पर फास्फोलिपिड बाइलेयर लिखा हुआ है। दूसरा यहां पर प्रोटीन लिखा हुआ था बेटा, और नई एनसीईआरटी की बात करें तो यहां पर क्या लिखा है, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये सिंगर और निकोल्सन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसमें काफी चेंजेस हुए हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिखा था कि द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में लिखा था इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट में काफी चेंज, यहां पर लिखा था कि इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं, और यहां पर लिखा है कि इनर कंपार्टमेंट में जो डेंस सब्सटेंस पाया जाता है उसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स। तो ये चेंज यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर ये फिगर एक ऐड किया गया एनसीईआरटी में पेज नंबर 136 पर। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जो आपको पहले नहीं दिया गया था। पुरानी एनसीईआरटी का पेज आप देखिए तो ये सिंपल था, राइबोसोम का टॉपिक था, यहाँ पर कोई फिगर नहीं था। और नई एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बेटा नई एनसीईआरटी में ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐड किया गया। दूसरा बेटा साइटोस्केलेटन में चेंज किया गया। साइटोस्केलेटन में क्या लिखा था पहले कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यहां पर लिखा हुआ था आपको प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। अब नई एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूं नई एनसीईआरटी में क्या पॉइंट लिखा हुआ। देखिए नई एनसीईआरटी में क्या चेंज किया गया है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पर साइटोस्केलेटन के जो तीन टाइप होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों आपको यहां पर बता दिए गए हैं। तो ये एक चेंज हुआ है जो पुरानी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया था। नई एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन के तीनों टाइप आपको बताए गए हैं। बेटा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहां पर विजिबल होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप सुन लें इस बात को थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में रिटेन रहे, ठीक है। चलिए पेज नंबर 136 पे पहले ये लिखा था एनसीईआरटी ने कि यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ये सिंपल लिखा हुआ था, अब ऐसे लिखा है कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ऐड क्या किया गया है, ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट लार्जर एंड स्मॉलर। The two subunit of 80s ribosome are 60s and 40s while the of 70s ribosome are 50s and 30s। इतना टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए पुरानी एनसीईआरटी बेटा होगी आपकी, तो हो सकता है कि पेज नंबर 136 पे साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको लेंथ जो दी गई हो 5 से 10 मिलीमीटर दी गई हो और विथ 2 से 4 मिलीमीटर आपको दी गई हो। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी उसमें लेंथ क्लोरोप्लास्ट की है 5 से 10 माइक्रोमीटर और जो विथ है ये 2 से 4 माइक्रोमीटर आपको दी गई है। अगले पॉइंट पे देखिए, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। ये पॉइंट था पुराने एनसीईआरटी में कि हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर होता है। अब यहां क्या लिखा, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। ये एक पॉइंट ऐड किया गया बेटा। देखिए जो सेल नॉन डिवाइडिंग है, जो डिवाइड नहीं कर रहे, उनमें क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, उसमें क्रोमैटिन आपको मिलेगा। लेकिन जो सेल डिवाइड कर रही वहां पर क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी ने यहां पर ऐड कर दिया है। चलिए
अब देखिए बायोमोलिक्यूल में क्या चेंज किया है। बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी ने कहा था कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर हेटेरोपॉलीमर। जबकि एनसीईआरटी ने करेक्ट करके अब काइटिन को होमोपॉलीमर कर दिया, और यही सही भी है। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर है, यानी इसमें जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी नाग होता है, इसकी रिपीटिंग यूनिट पाई जाती हैं। तो यहां पर बेटा ये जो काइटिन है, पहले एनसीईआरटी ने हेटेरोपॉलीमर बताया था, अब इसे होमोपॉलीमर कर दिया है। बेटा शर्मिला माथुर, पीडीएफ बेटा आप neetbooster.com पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपके मेल पे आ जाएगी, या फिर यूट्यूब पे भी हम प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट, वहां से भी आप इस पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा फिगर पुरानी एनसीईआरटी में आपको दिया गया था, और इसकी जगह पर ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, इसकी जगह पर अब नया स्ट्रक्चर आपको दिया गया, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बेटा आपको बताए गए हैं। तो पुरानी एनसीईआरटी में जो फिगर आपको दिया गया था, इसको हटा दिया गया है, और इसकी जगह पर ये नया फिगर पेज नंबर 150 पर ऐड किया गया है। साथ ही साथ बेटा आप जो पुराना फिगर था, अगर उसको पढ़ते भी हैं तो वहां पर गलती क्या थी, जो ये ग्लूटामिक एसिड आपको दिखाया गया था, इसमें CS2 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 COOH था, तो यहाँ पर एक CS2 ज्यादा था, तो इसको भी आप डिलीट कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ते भी हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो साइड चेन होगी, साइड चेन में CS2 COOH होगा, 2 CS2 यहाँ पर होंगे बेटा। जबकि यहाँ पर फिगर में पुरानी एनसीईआरटी में 3 CS2 ग्रुप दिखाए गए थे, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा CS2 ग्रुप डिलीटेड एंड सो ग्लूटामिक एसिड इज C5H9NO4। पेज नंबर 150 पे बेटा जो मैंने आपको बताया ना वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन, वो आपको बता दिया गया। अब ये एक नया चेंज अभी करीब 3-4 महीने अगर पहले एनसीईआरटी आपने ली होगी तब उसमें चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? आप सभी लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज का लेवल आपको दिया गया था वो 4.525 मिलीमोल दिया गया था। 4.525 मिलीमोल ये ग्लूकोज का लेवल आपको पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया था, लेकिन नई एनसीईआरटी में लेवल को चेंज कर दिया गया। अब ये लेवल 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर कर दिया गया। तो ये चेंज यहां पर कर दिया गया है। पहले मिलीमोल लिखा था, अब इसको मिलीमोल पर लीटर में चेंज कर दिया गया, और वैल्यू भी चेंज हुई है। पहले 4.5 से 5 की वैल्यू थी, अब 4.2 से 6.1 के बीच में ये वैल्यू आपको बताई गई है। तो ये भी चेंज यहां पर किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये फिगर बेटा आपको दिखाया गया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था, उसका ये फिगर आपको दिखाया गया था। अब नया फिगर कुछ ऐसा आपको दिया गया। इस फिगर को आप देखिए, तो यहां पर बेटा जो शुगर का अलाइनमेंट है वो अपोजिट कर दिया गया, आप देख सकते हैं यहां पर। और क्योंकि एक चेंज होती है 3 से 5 होती है, और दूसरी 5 से 3 होती है। देखिए 3 to 5 और 5 to 3 ये अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो शुगर यहाँ पर पहले एक ही डायरेक्शन में आपको दिखा दिए गए थे, दोनों ही चेन में, जो कि गलत था। अब ये सही फिगर आपको एनसीईआरटी ने दिया है। चलिए आगे देखिए, पेज नंबर 160 पे एनसीईआरटी ने समरी में क्या लिख दिया था कि देयर आर 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जबकि अब सही करके समरी में, पहले समरी में बेटा गलत लिखा था। नॉर्मली उसने कहा था कि 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होती हैं। पेज 147 पे सही था, पेज 160 पे उसने 21 लिख दिया था, लेकिन अब दोनों जगह उसने 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड कर दी हैं। और हम सभी जानते हैं कि 20 टाइप की अमीनो एसिड प्रेजेंट होती हैं। चलिए ये देख लीजिए, चाहे पेज भी आप देख लीजिए, 160 पेज पे यहां लिखा था देयर आर 21 टाइप ऑफ द अमीनो एसिड, जबकि अब कर दिया गया है देयर आर 20 टाइप ऑफ द अमीनो एसिड। चलिए ये फिगर बेटा आपको दिया गया है, जो कि यहां पर बेटा आप देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो आपको फेज दिखाई गई, ये इंटरफेज है। और इंटरफेज में जीवन फेज सबसे बड़ी होती है, लेकिन इस फिगर में जीवन तो सबसे छोटी नजर आ रही है, एस सबसे बड़ी नजर आ रही है। तो इस फिगर को एनसीईआरटी ने बदल दिया है। अब ये नया फिगर यहां पर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जीवन फेज सबसे बड़ी आपको दिखाई गई है ना, उसके बाद एस फेज है, और उसके बाद G2 फेज आपको दिखाई गई है। तो ये करेक्ट फिगर है जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको दिया। ये पुराना फिगर था, इसको बदल के ये नया फिगर एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया है। चलिए और देखते हैं क्या चेंज होता है। देखिए टाइम ड्यूरेशन चेंज हुई यहाँ पर,
फिगर के अंदर। अब पेज नंबर 164 बेटा सेल डिवीजन चैप्टर में बहुत सारे चेंज किए गए हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में बहुत सारे चेंज किए गए। देखिए क्या लिखा था, लिखा था प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 phases of interphase। लिखा था प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, जो कि गलत था। प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। तो अब सही स्टेटमेंट है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द एस एंड G2 phases ऑफ इंटरफेज। क्योंकि बेटा माइटोसिस की बात करें अगर, आप बताइएगा, ठीक है, माइटोसिस में कितनी फेज होती है, जल्दी बताएंगे बेटा। माइटोसिस में 2 फेज होती है केवल, ठीक, यही गलती आप कर रहे हो। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है इसकी 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा था कि प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, गलत। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं बेटा। 2 फेज होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखिए यहां क्या लिखा था, प्रोफेज में बेटा ये लिखा था 164 पेज पे कि इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। अब क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, देखिए अब लिखा है कि सेंट्रोसोम which had undergone duplication during the interphase begin to move towards opposite pole of the cell. Each centrosome radiate out, ये नया पॉइंट है, out microtubule called aster। ये सब टर्म नहीं थे एनसीईआरटी में, एस्टर या फिर रेडिएशन, है ना। The two ester together with spindle fiber form mitotic apparatus। तो ये बेटा नया पॉइंट है, एस्टर हो गया, माइटोटिक एपरेटस हो गया, नए पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में ऐड किए गए हैं। चलिए ये फिगर देखिए आप, ये टेबल थी बेटा ओल्ड एनसीईआरटी में, पेज 164 पे कहा गया था कि अनियन रूट की टिप सेल में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 14 क्रोमोसोम आपको बताए गए थे, लेकिन अब इसे करेक्ट कर दिया गया और हम जानते हैं कि अनियन रूट सेल में 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए प्रोफेज में कुछ चेंजेस किए गए। प्रोफेज का ये पुराना स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है और यहाँ पर ये नया स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या चेंज किया गया है। यहाँ पर ये जो पॉइंट इनिशिएशन ऑफ असेंबली था, देखिए 2 लाइनें लिखी हुई थी, अब यहाँ पर इस पॉइंट को चेंज कर दिया गया। अब ये पॉइंट मैंने आपको जो बताया था एस्टर, माइटोटिक एपरेटस, ये आपको दिया गया है। चलिए फिर रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, लिखा है टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में पेज नंबर 166 पे लिखा था एनसीईआरटी ने, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज टीलोफेज। अब माइटोसिस की फाइनल स्टेज टीलोफेज नहीं बेटा, माइटोसिस की फाइनल स्टेज तो साइटोकाइनेसिस है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज बेटा होती हैं जो मैंने अभी बताई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो telophase is the final stage of the karyokinesis, that is telophase. The chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen and each set of the chromosome material tend to collect at each of the 2 pole। तो बेटा इस पॉइंट में काफी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए टीलोफेज में पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा, टीलोफेज में ये लिखा है बेटा कि न्यूक्लियर, ये वाला पॉइंट देखिएगा, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के चारों तरफ असेंबल होते हैं। नई एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, नई एनसीईआरटी ने लिखा कि न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। यहां पर मेंशन किया गया कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा इस बात को अच्छी तरीके से आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए पेज नंबर 166 पे जो पॉइंट मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम क्लस्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल लिखा हुआ था, अब लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या लिखा था कि माइटोसिस कंप्लीटेड नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई कैरियोकाइनेसिस
but the cell itself is divided into two daughter cell by a separate process called cytokinesis, at the end of which division is complete. अब नई एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? The cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis. तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म टर्म का यूज किया गया है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में कहीं भी आपको नहीं बताया गया था। क्लियर? चलिए यहाँ पर क्या गलती थी देखिए, लिखा है रॉन्ग स्टेटमेंट, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। अब क्या लिखा है? Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome। यानी रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, जबकि पहले एनसीईआरटी ने सीधे लिखा था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इसे सही कर दिया गया है। पेज नंबर 168 पे काफी देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो ध्यान से करिएगा इस चैप्टर को। क्या लिखा है इसमें? ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब इस पॉइंट को चेंज करके ऐसे लिखा गया, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। तो आप देख लीजिए कि काफी चेंजेस यहां पर किए गए हैं एनसीईआरटी में। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, बाइवैलेंट का पॉइंट हो गया। अब पेज नंबर 169 पे आपसे बेटा कहा गया है कि द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। ये पॉइंट पहले दिया गया था, अब नई एनसीईआरटी में लिखा है कि द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। पॉइंट ये ऐड किया गया है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। ये पॉइंट ऐड किया गया है कि इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। बेटा एनाफेज 2 में क्या लिखा था? 169 पे देख लीजिए, एनाफेज 2 में लिखा था कि इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब नई एनसीईआरटी क्या लिखता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर अपोजिट पोल वाला जो पॉइंट था ना कि allowing them to move towards opposite pole of the cell, यानी जब अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होता है तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर। तो ये पॉइंट यहाँ पर नैड हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो पेज नंबर 178 पे एनसीईआरटी ने लिखा था क्लास 11th एनसीईआरटी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या चेंज किया गया है? यहाँ पर केवल लिखा था यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल, और अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल। ये दो चीजें यहाँ पर, अब पहले केवल पंप लिखा था, ट्रांसपोर्ट एंड पंप दो टर्म यूज किए गए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 179 पे एनसीईआरटी ने लिखा था इफ सम सॉल्यूट इज dissolved in pure water the solution has fewer free water and the concentration of water decreases reducing its water potential। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? if some solute is dissolved in pure water the solution has fewer free water molecule, पहले तो molecule बढ़ा है, and the concentration या free energy of water decreases reducing its water potential। तो जहां पर कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया गया था, इस कंसंट्रेशन के साथ में अब एनसीईआरटी ने एक नया वर्ड भी यूज किया, दैट इज फ्री एनर्जी। तो मॉलिक्यूल टर्म और फ्री एनर्जी इनका यूज किया गया है, जो कि पहले एनसीईआरटी में नहीं यूज किया गया था। अब आते हैं, ये एक फिगर एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, फिगर 11.3, और इस फिगर में आपको दिखाया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लैंग्वेज में भी लिखा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। ऑस्मोसिस में हमेशा आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी कह रहा है गलत है। जहां जहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा था, अब एनसीईआरटी ने वहां पर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कर दिया है।
तो ये देखिए जहां जहां पर सेमी परमेबल लिखा था उन सभी जगहों पर सेलेक्टिवली परमेबल कर दिया है, और ये अब करेक्शन यहाँ पर एनसीईआरटी ने किया है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इम्बाइबिशन टॉपिक जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा, उसमें लिखा था कि इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन when water is absorbed by solid colloid causing them to enormously increase in volume। अब एनसीईआरटी ने enormously टर्म को खत्म करके कर दिया है causing them to increase in volume। तो इम्बाइबिशन में भी एक चेंज एनसीईआरटी ने किया है। फिर आ जाइए पेज नंबर 182 पे, ये पुराना फिगर है जहां पर 3 आपको सेल दिखाई गई थी ए बी सी, और एक को कहा गया था प्लाज्मोलाइज, बीच में कुछ नहीं था और ये टर्जिट था। अब नई एनसीईआरटी में इसको लिखा है प्लाज्मोलाइज, इसको फ्लैसिड और इसको टर्जिट दिखाया गया। ये नया फिगर है एनसीईआरटी का, तो फ्लैसिड वाली सेल भी आप याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 183 पे एनसीईआरटी ने लिखा था इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड अक्रॉस वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। अब यहाँ पर लार्ज जहां पर लिखा था इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो अक्रॉस वेरी लार्ज की जगह पर लॉन्ग टर्म का यूज किया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसपिरेशन का जो टॉपिक था बेटा, ये पुराना टॉपिक आपको दिया गया है और ये नया टॉपिक दिया गया, इसमें कई सारे चेंजेस किए गए, आप इसको देख लीजिएगा पूरे टॉपिक को एक बार। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा चेंज किया गया है, यहाँ पर द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया है, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा था कि C4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन मेकिंग शुगर। अब नई एनसीईआरटी में बेटा लिखा है कि C4 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो बेटा केल्विन साइकिल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, कार्बन का फिक्सेशन नहीं होता। यहाँ कार्बन फिक्सेशन लिखा था, जबकि करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तो इस टर्म को भी एनसीईआरटी ने सही किया है। टॉपिक 12.12 चैप्टर में बेटा ये जो टॉपिक आपको दिया गया था, इस टॉपिक में एक लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेकेंड पैरा में आप देखोगे, आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच रूट ऑफ द प्लांट वर immersed in nutrient solution and wherein the element was added, removed or given in varied concentration। अब नई एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें लिखा है added, substituted और removed और given in varied concentration। तो यहाँ पर पहले substituted टर्म नहीं था, अब यहाँ पर substituted टर्म भी यूज किया गया, इसको भी आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर बेटा जो डेफिशिएंसी सिम्टम आपको बताए गए थे उनमें ये कहा गया था कि जो इमोबाइल एलिमेंट होते हैं बेटा वो सल्फर और कैल्शियम होते हैं, पेज नंबर 198 पे कहा गया था। लेकिन पेज नंबर 190 पे कहा गया था कि जो एलिमेंट रेडली मोबिलाइज्ड होते हैं उनमें सल्फर होता, मतलब एक जगह सल्फर को मोबाइल बताया गया था और एक जगह इमोबाइल बताया गया था, ये पहले था एनसीईआरटी में। लेकिन अब दोनों ही जगह पर मेंशन किया गया है कि जो सल्फर है ये मोबाइल होता है और कैल्शियम जो है ये इमोबाइल होता है। अब दोनों जगह पर ये मेंशन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी पेज नंबर 198 पर कुछ नई बुक आई बेटा, उनमें सल्फर को फिर से एक बार इमोबाइल बताया गया है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड अब हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद करना चाहिए कि जो सल्फर और कैल्शियम है दोनों ही इमोबाइल नेचर के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी दी गई आपको। अब आ जाइए पेज नंबर 209 पे बेटा, यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा था कि फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, हेंस टू डिस्टिंग्विश दे आर लेटर आर कॉल्ड डार्क रिएक्शन। ये एनसीईआरटी ने पहले लिखा था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इनके नाम भी दिए हैं। अब जो लाइट रिएक्शन एनसीईआरटी ने कहा है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये टर्म पहले नहीं था एनसीईआरटी में। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी ने कहा है, और जो डार्क रिएक्शन है इनको कार्बन रिएक्शन कहा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डार्क रिएक्शन को क्या कहा है, कार्बन रिएक्शन कहा है, और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम दिया है। पेज नंबर 212 पे एनसीईआरटी लिखा क्या थी कि ट्रांसफर ऑफ अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल to NADP plus causing it to be reduced to NADPH is called the Z scheme due to its characteristics है। अब NCERT क्या लिखता है, transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus reducing it to NADPH is called the Z scheme due to its characteristics है। तो पहले यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर NCERT लिखा था
कि NADP causing is to be reduced to NADPH, causing is to be reduced। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि NADP प्लस रिड्यूसिंग टू द NADPH, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बेटा टॉपिक जो था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तो सही दी गई थी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की, लेकिन यहाँ पर लिखा था वाटर इज स्प्लिट इनटू प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। अब नई एनसीईआरटी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है वाटर इज स्प्लिट इनटू 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब यहाँ पर जो केवल प्रोटॉन लिखा था इसकी जगह पर 2 प्रोटॉन आपको यहाँ पर लिख के दिखाए गए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो 4 प्रोटॉन बनेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो 2 प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा। ये करेक्शन यहाँ पर किया गया है। पेज नंबर 214 पे लिखा हुआ था पहले कि why we are so interested in the proton gradient. This gradient is important because it is breakdown of this gradient that leads to the release of energy. अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि the breakdown of this gradient that lead to synthesis of ATP, पहले कहा था release of energy, अब लिखा है synthesis of ATP। तो ये बड़े चेंजेस है बेटा, है तो एक एक वर्ड के चेंज, लेकिन ये बड़े चेंजेस से पूरी कहानी बदल जाएगी। पेज नंबर 214 पे एनसीईआरटी ने ये फिगर पहले दे रखा था, और अब एनसीईआरटी ने इस फिगर को बदल के कुछ ये फिगर दिया है, और इसमें आपको प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F आपको दिखाए गए हैं। तो ये नया फिगर एनसीईआरटी में मेंशन किया गया बेटा पहले जो एटीपीएज एंजाइम था, उस एटीपीएज एंजाइम के 2 पार्ट आपको बताए गए थे। एक को कहा गया था F0 और दूसरे को कहा गया था F1। F0 और F1 ये 2 पार्ट बताए गए थे, और हर जगह पर इन्हीं का यूज भी किया गया था, F0 और F1 का। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा कि द एटीपी सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज कॉल्ड CF0 और दूसरे को CF1। तो जहां पर F0 था वहां पर CF0, और जहां पर F1 था वहां पर CF1। ये देखिए CF1 कर दिया गया है ना, तो CF0 और CF1 का यूज किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 218 पे यहाँ लिखा था कि द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 पाथवे प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल। अब नई एनसीईआरटी में क्या लिखा था, पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल। तो अब यहाँ पर सही मेंशन किया गया C4 प्लांट, पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा था C4 पाथवे प्लांट, ये गलत था। C4 प्लांट होते हैं बेटा, C4 पाथवे प्लांट नहीं होता है। तो ये जो पाथवे था इसको अब हटा दिया गया, ये करेक्शन यहाँ पर है। पेज नंबर 219 पे बेटा करेक्शन किया गया है, ये पुराना फिगर है और ये पेज नंबर 219 पे नया फिगर है। क्या चेंज किया गया है, पुराने फिगर में देखिए ट्रांसपोर्ट जो दिखाया गया है वो मीजोफिल सेल में दिखाया गया है, जबकि अगर आप नई एनसीईआरटी को देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट दोनों ही आपको बंडल शीथ सेल में दिखाया गया। पहले एक ट्रांसपोर्ट आपको मेसोफिल में और एक बंडल शीथ में दिखाया गया था, अब दोनों ही ट्रांसपोर्ट आपको कहां दिखाए गए हैं, बंडल शीथ सेल में। ओल्ड एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 220 पे लिखा था कि देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, ये पहले एनसीईआरटी में लिखा था। अब नए एनसीईआरटी में लिखा था बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। तो पहले से वेस्ट बताया गया था, आप कह रहे हैं कि इसके बारे में हमें नहीं पता है कि इसका क्या फंक्शन है। पेज नंबर 233 पे पहले जो फिगर एनसीईआरटी में आपको दिया गया था बेटा, इस फिगर को अब चेंज करके पेज नंबर 233 पर नया फिगर ऐड कर दिया गया है। पेज नंबर 234 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि देयर कैन बी ए नेट गेन ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि ये गलत था और नेट गेन 38 एटीपी का। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब एनसीईआरटी में एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूछेगा तो 38 एटीपी करना है, पहले 36 एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 अगर आप देखते हैं और नई एनसीईआरटी में अगर पेज नंबर 6 को आप देखते हैं तो यहाँ पर एक नया टॉपिक ऐड किया गया है अमीबा के लिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ से लेके स्पोरुलेशन तक। तो इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, नई एनसीईआरटी में उसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 8 पर है, जहां पर ये पूरा टॉपिक इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एग्जांपल हाइड्रा। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस टॉपिक को नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। पेज नंबर 13 पे
पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन अनियन 16, और अगर हम एनसीईआरटी 11 की बात करें तो वहां पर पेज नंबर 164 पे लिखा हुआ था कि अनियन सेल में 14 क्रोमोसोम होते हैं। अब एनसीईआरटी ने पेज नंबर 13 पे करेक्शन कर दिया है और ये कहा है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन अनियन इज 8 एंड डिप्लॉयड इज 16। अब ये दोनों जगह एनसीईआरटी में करेक्ट कर दिया गया है। तो अनियन में जो क्रोमोसोम का डिप्लॉयड नंबर है ये 16 है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 5 और 15 पे कुछ चेंज एनसीईआरटी ने किए। पहले एनसीईआरटी ने ये लिखा था कि when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। जबकि समरी में एनसीईआरटी ने कहा कि asexual reproduction does not involve the formation or fusion of gamete। अब पेज नंबर 5 और 15 पे एनसीईआरटी ने दोनों जगह लिखा है कि asexual reproduction does not involve the fusion of gamete, यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन अगर गैमेट बनते भी हैं तो उनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पेज नंबर 16 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन एनिमल। अब एनसीईआरटी ने इसे करेक्ट किया और लिखा है कि बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन लोअर एनिमल्स। पेज नंबर 25 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि द ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। अब एनसीईआरटी ने लिखा कि द ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो यहां से थ्रू रिडक्शन डिवीजन को हटा दिया गया है क्योंकि मेगास्पोर खुद हैप्लॉइड है, तो इसमें रिडक्शन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। पेज नंबर 36 पर एनसीईआरटी ने पहले लिखा था कि सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये करेक्शन सही है। एक क्वेश्चन और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि जो एनसीईआरटी ने करेक्शन किए हैं, जब नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी पुरानी वाली के हिसाब से आंसर करेंगे या नई वाली के हिसाब से। तो अब आपको नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जाम में आंसर करने होंगे। पेज नंबर 51 पे कुछ कंटेंट अपडेट किया गया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के नाम से इस टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया गया है पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 पे एनसीईआरटी ने पहले लिखा था कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुलरिस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमंस। अब इसे करेक्ट किया गया कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन ह्यूमंस। और ये क्वेश्चन अभी आपके नीट में पूछा गया 2017 में। करेक्शन होने के बावजूद आपको एम्पुलरी रीजन ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको पुरानी एनसीईआरटी का ऑप्शन दिया गया और नई एनसीईआरटी दोनों के ऑप्शन दिए गए हों, तो आप नई एनसीईआरटी वाला आंसर करेंगे। लेकिन नई एनसीईआरटी वाला आंसर नहीं दिया गया तो आप पुरानी एनसीईआरटी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पेज नंबर 54 पे एनसीईआरटी ने लिखा था पहले एंड ऑफ 24 वीक इज टर्म्ड एज सेकंड ट्राइमेस्टर। अब एनसीईआरटी ने लिखा कि बाय द एंड ऑफ अबाउट अप्रोक्सीमेटली 24 वीक्स एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट करेक्शन पेज नंबर 58 पे, जहां पर एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के बारे में एनसीईआरटी ने जो चीजें यहां पर बताई थी, उन एमनियोसेंटेसिस में से कुछ चीजों को और ऐड किया गया है। तो अब ये टॉपिक आप देख लेंगे यहां पर। साथ ही साथ एमनियोसेंटेसिस के द्वारा यह भी बताया गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। पेज नंबर 59 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। अब इसकी जगह पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। नेक्स्ट करेक्शन पेज नंबर 59 पे, जहां पर एनसीईआरटी ने लिखा था कि अवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन at the time of our independence reached close to the billion mark by 2000 and crossed 1 billion in May 2000। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि our population which was approximately 350 million at the time of our independence reached close to billion mark by 2000 crossed 1.2 billion in May 2011। नेक्स्ट चेंज किया गया पेज नंबर 59 पे, जहां पहले एनसीईआरटी ने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द population growth rate was still around 1.7%, that is 17 per thousand per year,
ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इन 33 ईयर। अब इसकी जगह पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज less than 2%, that is 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। पेज नंबर 62 पर कुछ कंटेंट यहाँ पर अपडेट किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। पेज नंबर 63 पर एनसीईआरटी ने जहां पर पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी स्टडीज वर्ड का यूज किया था, अब उन जगहों पर एसटीआई का यूज किया गया यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ड का यूज किया गया है। तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक में जहां जहां स्टडी लिखा था उन जगह पर एसटीआई कर दिया गया है। पेज नंबर 70 पर एनसीईआरटी ने पहले लिखा था वन ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड इन पीस प्लांट बाय मेंडल वाज स्मूथ और इन्फ्लेटेड पॉड। अब इसे करेक्ट किया गया वन ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड इन पी प्लांट बाय मेंडल वाज कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड पॉड। तो स्मूथ की जगह पर कॉन्स्ट्रिक्टेड वर्ड का यूज किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम का टॉपिक जोड़ा गया है जहां पर ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर को एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है। साथ ही चैप्टर में प्लियोट्रॉपी नाम का एक टॉपिक जोड़ा गया है, ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम बात करें तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ 5.6.2 सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन को ऐड किया गया है। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है इसे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आप पेज नंबर 87 पे देख सकते हैं। नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 89 पे कलर ब्लाइंडनेस के टॉपिक को ऐड किया गया है। नई एनसीईआरटी में थैलासीमिया के टॉपिक को भी ऐड किया गया है। पहले एनसीईआरटी में थैलासीमिया का टॉपिक नहीं था, केवल सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया गया था। अब थैलासीमिया के टॉपिक को ऐड किया गया है जहां पर अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया दो टॉपिक हैं। पेज नंबर 96 पे पहले एनसीईआरटी ने ये लिखा था कि ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू OH of 1 carbon pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside। इसी तरह एनसीईआरटी ने पेज नंबर 97 पे लिखा था कि सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज हैज ए फ्री 3' OH ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि सिमिलरली एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द सुगर हैज ए free 3' OH group which is referred to as 3' end of polynucleotide chain। पेज नंबर 105 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि E. coli divide in 20 minutes and on page number 100 it is mentioned that E. coli complete the process of DNA replication within 38 minutes। अब ये दोनों जो फैक्ट दिए गए थे दूसरे से रिलेट नहीं हो पा रहे थे। अब एनसीईआरटी ने इसे करेक्ट किया है कि ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट और पेज नंबर 106 पे ये मेंशन किया गया है कि ई कोलाई कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। पेज नंबर 107 पे करेक्शन किया गया एक्सेप्ट द एडिनोसिन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। इसकी जगह पर एनसीईआरटी ने लिखा एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। पेज नंबर 111 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब एनसीईआरटी ने पेज नंबर 111 पे लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पेज नंबर 112 पे एनसीईआरटी ने जो टेबल दी थी अमीनो एसिड के लिए उसमें ग्लूटामिन का शॉर्ट नेम GIN लिख गया था, अब इसे सही करके GLN लिख दिया गया है। पेज नंबर 112 पे एनसीईआरटी ने पहले ही ये लिखा था कि द सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। इसमें एनसीईआरटी ने लिखा था सेकंड पॉइंट में कि वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड हेंस इट इज अनअम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अब एनसीईआरटी ने इसमें चेंज किया और करेक्ट स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में जो स्पेसिफिक और अनअम्बिगुअस वाला पॉइंट है उसे हटा दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर।
नई एनसीईआरटी में फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन में से कुछ पॉइंट को डिलीट किया गया है। पेज नंबर 114 पे जो फिगर पहले टीआरएनए का दिया हुआ था, इस फिगर में अब चेंज किया गया और ये नया फिगर आपको टीआरएनए मॉलिक्यूल का दिया गया है। नई एनसीईआरटी में एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये टॉपिक पेज नंबर 129 पर ऐड किया गया है। इसमें कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर के बारे में और अर्नेस्ट हेकल, दो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 141 पर prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. ये लिखा था। अब एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric human can be seen at Bhimbetka rock shelter in Raisen district of the मध्य प्रदेश। तो इतना पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ये आपके नीट के एग्जाम में 2019 में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 158 पे मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर दिया गया था, उस स्ट्रक्चर की जगह पर अब नया फिगर ऐड किया गया है, तो इस नए फिगर को आप कर लेंगे सही तरीके से। पेज नंबर 159 पे एनसीईआरटी ने पहले लिखा था कि ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट, एम्फीटामिन, बेंजोडाइजिपिन, एलएसडी and other similar drugs that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. अब नई एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो ड्रग लाइक बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजिपिन एंड अदर सिमिलर ड्रग, यहाँ से एलएसडी को रिमूव कर दिया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 162 पे एनसीईआरटी ने पहले लिखा था कि एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू वंस लाइफ पार्टनर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट वाइल हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। अब करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड। पेज नंबर 176 की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल प्रोटीन का जो टॉपिक आपको दिया गया है, इस टॉपिक में भी कुछ चेंज एनसीईआरटी के द्वारा किए गए हैं। पहले यहाँ पर काऊ के बारे में आपको बताया गया था, जबकि नई एनसीईआरटी में काऊ का जो टॉपिक है उसे हटा दिया गया है। पेज नंबर 177 पे पहले एनसीईआरटी ने यहाँ पर टोमेटो लिखा था, अब यहाँ पर पोमेटो वर्ड का यूज किया है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 179 पे बेटा एक छोटा सा चेंज है। पहले ये लिखा था कि माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरोइड एंड आल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इन सबको माइक्रोब कहा गया था। अब नई एनसीईआरटी में पेज नंबर 179 पे क्लास 12 में देखेंगे तो लिखा है माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। बस यहाँ पर एनिमल एंड टर्म का यूज किया गया, मतलब ना केवल प्लांट वायरस माइक्रोस्कोपिक होते बल्कि एनिमल वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते। यहाँ पर देखिए प्लांट का जिक्र किया गया था और नए वाले पॉइंट में एनिमल एंड प्लांट का जिक्र किया गया। क्लियर बेटा? अब आ जाइए पेज नंबर 194 में क्लास 12 में। तो 194 पेज पे क्या बताया गया है? पहले स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ था सीधे कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये पॉइंट नंबर 2 था बेटा। लेकिन अब इसका नाम एनसीईआरटी में दिया गया, इसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज नेम्ड एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी होगी तो उसमें ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, पहला जो पॉइंट होता है बेटा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा जो पॉइंट है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। पेज नंबर 194 पे। 195 पे रॉन्ग स्टेटमेंट पहले था, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीन्स एंड द सेकंड टू फ्रॉम द स्पीसीज। तो जीन्स नहीं बेटा, ये जीनस होगा जीन्स की जगह पर, तो जीन्स गलत था। अब एनसीईआरटी में इस जगह पर जीनस कर दिया गया जो कि सही है। अब एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया बेटा, ये पुराना फिगर आपको दिखाया गया है और ये नया फिगर आपको दिखाया गया। उस फिगर में चेंज कितना है, यहाँ पर ई कोलाई क्लोनिंग होस्ट लिखा हुआ है नई एनसीईआरटी में, नए फिगर में पेज नंबर 197 में। लेकिन पुराना फिगर आप देखोगे तो केवल ई कोलाई लिखा हुआ है, तो बस ये थोड़ा सा चेंज है। ई कोलाई को क्लोनिंग होस्ट की तरह यहाँ पर दिखाया गया है पेज नंबर 197 पर। फिर 199 पे आ जाइए। पहले ही लिखा था रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम
नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने, that recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformant on tetracycline containing medium। तो पुरानी एनसीईआरटी में एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम लिखा था जो कि गलत था। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि ये यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम होना चाहिए जो कि सही है। तो पेज नंबर 199 पे चेंज किया गया। इन चेंज को आप अपनी बुक में जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका एक पॉइंट भी तैयार हो जाएगा और गलती अगर है तो भी आपकी सही हो जाएगी। पेज नंबर 200 पे एनसीईआरटी मेंशन किया था, दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रेफर्ड टू एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये गलत था स्टेटमेंट, क्योंकि सही स्टेटमेंट है दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम which is referred to as insertional inactivation। पहले लिखा था कि एंजाइम का इनएक्टिवेशन होता है, लेकिन बेटा एंजाइम नहीं इनएक्टिव होता है। एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है, जीन में इनएक्टिवेशन होता है, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए है वो हम जीन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही किया गया। फिर पेज नंबर 208 पे आ जाइए। इसमें लिखा था एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड राइस। अब इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने सही करके लिखा है इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। तो गोल्डन राइस को यहाँ पर ऐड किया गया है और हर साल लगभग नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आ जाइए पेज नंबर 209 पे। यहाँ पर लिखा है द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम्ड क्राई। अब एनसीईआरटी लिखा था टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन क्राई1AC नेम्ड क्राई। तो ये पॉइंट यहाँ पर चेंज किया गया है। जो बीटी टॉक्सिन होता है उसको कोड करने वाले जीन को पहले एनसीईआरटी ने क्राई लिखा था, अब लिखा है कि जीन क्राई1AC नेम्ड क्राई। पेज नंबर 211 पे एनसीईआरटी में जो कलर दिया गया था ए पेप्टाइड का और बी पेप्टाइड का, है ना, और फिर सी पेप्टाइड का, इन कलर में थोड़े से चेंजेस थे, कलर में कुछ गलतियां थी, अब उनको करेक्ट कर दिया गया इंसुलिन वाले फिगर में, है ना। ये वाला फिगर पहले दिखाया गया था, तो इसमें देखिए ये ए चेन आपको दिखाई गई थी, ये बी चेन दिखाई गई थी और सी चेन दिखाई गई थी। ए चेन को किस कलर से दिखाया गया था? ए चेन में कम अमीनो एसिड होते हैं, बी में ज्यादा होते हैं, तो ए चेन को पहले ब्लू कलर से दिखाया गया, बाद में देखिए ए चेन को ग्रीन कर दिया गया और बी चेन को ब्लू कर दिया गया है। तो ये गलती थी यहाँ पर। अब एनसीईआरटी का नया फिगर देखिए, इसमें जो ए चेन थी, जो बी चेन थी, इनके कलर सही कर दिए गए। तो ये कलर में जो दिक्कत थी वो एनसीईआरटी ने सही कर दी है। फिर पेज नंबर 220 पे आ जाएंगे। इसमें लिखा था परपेचुअली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम, परमफ्रॉस्ट पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंगिंग कंपोस्ट पिट टू नेम ए फ्यू। इवन अवर इंटेस्टाइन इज यूनिक हैबिटाट फॉर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब। अब एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, यहाँ पर जो परमफ्रॉस्ट था बेटा, है ना, उस परमफ्रॉस्ट में ये लिख दिया स्नोलैडन। स्नोलैडन परमफ्रॉस्ट पोलर रीजन का मतलब है कि पूरी बर्फ जमा हुई वहां पर, तो ये एक टर्म यहाँ पर ऐड किया गया स्नोलैडन। तो ये अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी होगी तो उसमें आपको ये पॉइंट नहीं दिखाई देगा। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 221 पे। बेटा पेज नंबर 221 पर अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी तो उसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया होगा, है ना। ये देखिए, ये जो पॉइंट है नीस का बेटा, इकोलॉजिकल नीस का, ये नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया, पुरानी एनसीईआरटी में से नहीं दिया गया है। Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in ecological system. All this comprise its niche। तो ये niche की जो definition है ये नई एनसीईआरटी में ऐड की गई है, पुरानी एनसीईआरटी में definition नहीं थी बेटा। चलिए आगे बढ़िए, पेज नंबर 222 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 222 पे बेटा पुराना स्टेटमेंट था वाटर। Next to temperature, water is the most important factor influencing the life of organism। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है पेज नंबर 222 पे कि water is another the most important factor influencing the life of organism। तो पहले था कि टेम्परेचर के बाद वाटर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब लिखा है कि जो वाटर है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाला। पेज नंबर 222 पे पहले लिखा हुआ था कि सैलिनिटी ऑफ हाइपर सैलाइन लेग्यून इज मेंशन्ड एज
मोर देन 100%, तो 100% से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। अब इसको करेक्ट करके किया गया मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड। परसेंटेज गलत था बेटा, इसे पार्ट पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है। तो हाइपर सलाइन लेग्यूम के लिए जो सैलिनिटी है वो मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड होती है। पेज नंबर 224 पे लिखा था कि द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव। अब इसको एनसीईआरटी ने लिखा कि द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। तो फॉर सर्वाइवल इस वर्ड को यहाँ पर ऐड किया गया है। पेज नंबर 224 पे लिखा हुआ था कि देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब लिखा है एनसीईआरटी ने द स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट, और इनको कहते हैं सनकियन स्टोमेटा। तो ये वर्ड एनसीईआरटी ने जोड़ दिया सनकियन स्टोमेटा टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। बेटा ये करेक्शन चेक जरूर कर लीजिएगा अपनी बुक में, ताकि एग्जाम में कोई गलती आपसे ना हो। पेज नंबर 226 पे आपसे कहा गया था इफ यू हैव बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस मोर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर, इतना लिखा था। अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस मोर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास नियर मनाली एंड लेह। तो मानसरोवर को अब हटा दिया गया यहाँ से एनसीईआरटी से, और लेह को ऐड कर दिया गया। तो लेह प्लेस आप याद रखेंगे, रोहतांग पास और लेह इन दोनों की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर से ज्यादा है। पेज नंबर 226 पे आपको ऐसे लिखा गया था कि हाउ डू दे लिव अंडर सच क्रशिंग प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम। अब एनसीईआरटी कह रहा है हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम। तो यहाँ जहाँ क्रशिंग प्रेशर यूज किया गया था वहां पर हाई प्रेशर का यूज किया गया है। तो ये छोटे छोटे से जो चेंजेस हैं बेटा, ये जरूर आपको ध्यान रखने होंगे। अब आते हैं पेज नंबर 236 पर। लिखा कि एज दे मूव स्टायर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर एग्रेट टू फाइंड एंड कैच। अब एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है एज दे मूव स्टायर अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज might be difficult for aggregate to find and catch। तो पहले जो पॉइंट आपको दिया गया था ये पॉइंट अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पहले लिखा था क्या, फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट, फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट, अब लिखा है इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन। तो ये थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, जो गलत थे उनको सही कर दिया गया है। पेज नंबर 245 पे लिखा था कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव बीन कॉल्ड ऑटोट्रॉफ विच फिक्स सन एनर्जी। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सन एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को अब डिलीट कर दिया गया है फोटो ऑटोट्रॉफ की लिस्ट से। तो ये गलत था बेटा, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, तो इनको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। और अब नया स्टेटमेंट जो आप पढ़ेंगे उसमें कीमोसिंथेटिक नहीं। पेज नंबर 245 पे 250 पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि ड्यूरिंग सक्सेशन some species colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, during succession some species colonize an area where population of other species decline and even disappear। तो अब देखिए क्या चेंज किया गया है। पहले यहाँ पर लिखा था their population become more numerous, जिसको नई एनसीईआरटी में रिमूव कर दिया गया। तो ये करेक्ट पॉइंट है पेज नंबर 250 पे। पेज नंबर 250 पे एक स्टेटमेंट और था कि सक्सेशन इज hence a process that start where no living organism are there। अब एनसीईआरटी कहता है सक्सेशन इज hence a process that start in an area where no living organism are there। तो छोटे छोटे जो चेंजेस थे वो सारे चेंजेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 250 पे ही तीसरा पॉइंट है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू appreciate that nutrient which are never lost from ecosystem they are recycled time and again indefinitely। ये पहला स्टेटमेंट लिखा था एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी लिखा what is important is to appreciate that nutrient which are never lost from ecosystem rather they are recycled time and again indefinitely। तो rather टर्म का यूज यहाँ पर किया गया है ना, यहाँ पर rather टर्म नहीं था, अब यहाँ पर rather टर्म का यूज किया गया है। तो ये इस rather टर्म से पूरा जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाता है। पेज नंबर 251 पे बेटा आपको यहाँ पर दिया गया इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इट सेज द पायनियर आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन दे आर रिप्लेस्ड बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म देन बाय रूटेड हाइड्रोफाइट सेजेस ग्रासेस एंड फाइनली द ट्रीज। ये पहले एनसीईआरटी लिखा था। अब एनसीईआरटी लिखा है इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट
rooted floating angiosperm followed by free floating plant, then reed swamp, marsh meadow, scrub and finally the tree। तो अब पुराना जो स्टेटमेंट था बेटा उसमें जैसे सेजेस आपको बताया गया था, है ना, तो सेजेस को हटा दिया गया है ना, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नया पॉइंट है बेटा उसमें सेजेस और ग्रासेस इन दोनों को हटा दिया गया। तो इसको हटा के एनसीईआरटी ने एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। अब आपको नया स्टेटमेंट याद करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा पेज नंबर 252 पे फिगर में भी चेंज किया गया है। देखिए पहले जो फिगर आपको दिया गया था उस फिगर में कोई भी नेमिंग नहीं की गई थी, मेंशन नहीं किया गया था ABCD, लेकिन नया फिगर आप देखिए उसमें लिखा है ABC। तो आपको पहचानने में आ जाता है कि फाइटोप्लैंक्टन, देन सबमर्ज प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, फिर D आ जाएगा रेड स्वैम्प स्टेज, मार्स मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज और फिर फॉरेस्ट आ जाएगा। तो इससे आप सही सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज किसके बाद आने वाली है। जैसे ये जो स्टेज है इसके बाद ये वाली स्टेज यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से ये स्टेज आएगी, फिर ये स्टेज डेवलप होगी, फिर ये वाली स्टेज आएगी। तो ये इस तरीके से आप फिगर आप कर पाएंगे। पुराने फिगर में यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता था कि किस तरीके से इसको हम पढ़ें, तो नए फिगर में इस काम को आसान कर दिया गया है। चलिए बेटा ओल्ड एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया था बेटा, यहाँ पर ये वाला जो एरो था बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, और एरो यहाँ उल्टा लगा दिया गया था। जब आग जलेगी तो यहाँ से CO2 निकलेगा। तो नया वाला जो फिगर है उसमें जो एरो की डायरेक्शन है ये सही कर दी गई। तो ये नई एनसीईआरटी में जो चेंज किया गया बेटा, है ना, देखिए पेज नंबर 253 पे लिखा है कि द एरो सोन इन द कार्बन साइकिल फ्रॉम बर्निंग फॉरेस्ट एंड फ्यूल्ड इज पॉइंटेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और अब करेक्ट जो यहाँ पर किया गया है, जो एरो की डायरेक्शन उसको सही कर दिया गया है। पेज नंबर 256 पे समरी में लिखा था कि एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेज ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब एनसीईआरटी ने पेज नंबर 256 पे कहा है कि एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। पहले क्या लिखा था कि इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट, अब लिखा है स्ट्रक्चरल यूनिट भी और फंक्शनल यूनिट भी है। और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है अगर आपने गलत चीजें याद कर रखी। तो ये एनसीईआरटी में अब समरी में करेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है। पेज नंबर 273 पे बेटा पहले ये टेबल एनसीईआरटी में आपको दी गई। अगर 1 साल पुरानी भी किताब है तो आपको ये टेबल दी गई होगी, है ना, जिसमें भारत स्टेज 3rd 4 के बारे में आपको बताया गया था। लेकिन अब नया जो फिगर आपको दिया गया, टेबल आपको दी गई है, उन सभी में भारत स्टेज 4 के बारे में आपको बताया गया है। अप्रैल 2017 से भारत स्टेज 4 एप्लीकेबल हो गया है। पुरानी टेबल में देखिए अक्टूबर 2010 अप्रैल 2010 की बात की गई थी, तो इस टेबल को हटा के अब ये नई टेबल 2017 वाली लगा दी गई है। वैसे 1 अप्रैल 2020 की अगर बात करें तो भारत स्टेज 6 लागू हो गया हमारे देश में। भारत स्टेज 6 को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ भारत स्टेज 4 की बात हो रही बेटा, 5 को स्किप कर दिया गया है और अब 6 के नॉर्म लागू कर दिए गए। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। पेज नंबर 275 पे बेटा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग BOT। अब यहाँ पर गलती क्या ओल्ड एनसीईआरटी में, यहाँ पर लिखा ऑर्गेनिक मैटर को मेजर कर सकते हैं, जबकि नई एनसीईआरटी में कहा गया है कि इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मैटर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको हम BOD के द्वारा मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये टर्म यहाँ पर पुराने एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया था, इसलिए इसको हटा के और नया पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है। पेज नंबर 276 पे बेटा टेक्स्ट मैटर में और फिगर में अलग अलग लेबलिंग की गई थी। टेक्स्ट मैटर में कहा गया था कि जो DDT होता है वाटर में वो पार्ट पर बिलियन में लिखा हुआ था, 0.003 पार्ट पर बिलियन, और जो फिगर डायग्राम दिया गया था उसमें 0.003 पार्ट पर मिलियन दिया गया था जैसे। और अब दोनों ही जगह पर इसको सही कर दिया गया है और पार्ट पर बिलियन दोनों जगह होना चाहिए, ये याद रखिएगा, है ना। अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर में पार्ट पर मिलियन मेंशन किया गया, पार्ट पर मिलियन मेंशन किया गया, और यहाँ पर फिश ईटिंग बर्ड में 5 ppm मेंशन किया गया ओल्ड एनसीईआरटी में। कई सारी बुक में गलतियां थी, अब इसको सही कर दिया गया। यहाँ पर 25 ppm 5 की जगह होना चाहिए और यहाँ पार्ट पर बिलियन होना चाहिए। इस फिगर में 2 गलतियां थी, लैंग्वेज में सही था लेकिन फिगर में 2 गलतियां थी और दोनों गलतियों को एनसीईआरटी ने रिजॉल्व कर दिया है। पेज नंबर 278 पे एनसीईआरटी लिखा था कि बर्निंग
reduces the volume of the waste, although it is generally not burned to completion, and open dump often serve as the breeding ground for rat and flies. अब एनसीईआरटी लिखा कि burning reduces the volume of the waste, although it is generally not completely burned to the completion, and open dump often serve as the breeding ground for rat and flies. तो पहले एनसीईआरटी में यहाँ लिखा था not burn, not burn. अब क्या लिखा है? Not completely burn, not completely burn to completion. तो ये एक चेंज किया गया पेज नंबर 278 पर। तो बेटा इसी के साथ एनसीईआरटी के जितने भी करेक्शन थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो बेटा इन करेक्शन को आप चेक जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका बहुत बेनिफिट होगा। बेस्ट ऑफ लक।